India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। परमबीर सिंह बनाम अनिल देशमुख मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट 5 अप्रैल को सुनाएगा फैसला। बुधवार को कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका पर फैसला रखा था सुरक्षित। अदालत का समय बर्बाद करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 20,000 का जुर्माना, खारिज की एसएलपी। बच्चे के साथ जेल में कैद मां को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत, कहा बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के आधार का है उल्लंघन। न्यायिक कर्मचारी के सोशल मीडिया इस्तेमाल को रेगुलेट करने को लेकर केरल हाई कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश, कहा अपने सोशल मीडिया खातों की करे घोषणा, सरकार की नीतियों की ना करें आलोचना। India Legal presents Courts Roundup. उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया है और अदालत को समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। विभिन्न पक्षों के सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल और आरएस रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका का सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज करते हुए उस पर अदालत का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। इसके एवज में उस पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाए गए। विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा मामले का निस्तारण करने से यह अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका का सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामले पर कुछ समय सुनवाई के बाद राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि अपील का सहमति के आधार पर निपटारा किया जाए। पीठ ने कहा कि इसके बाद सहमति के आधार पर निपटारा कर दिया गया, इसके बावजूद विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। हम इसे अदालत की प्रक्रिया का पूरी तरह दुरुपयोग मानते हैं और वह भी एक राज्य सरकार द्वारा। यह अदालत के समय की भी बर्बादी है। पीठ ने 22 मार्च के अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार हम एसएलपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना करते हैं, जिससे 4 हफ्ते के अंदर उच्चतम न्यायालय समूह सी कर्मचारी कल्याण संगठन के पास जमा कराया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ये जुर्माना उन अधिकारियों से वसूले जो इस दुस्साहस के लिए जिम्मेदार है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ ने दिसंबर 2018 में एक नौकरशाह की याचिका पर फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने जून 2016 में सेवा से बर्खास्त करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। नौकरशाह के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। एकल पीठ ने जून 2016 के बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया था और जांच रिपोर्ट भी खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने एकल पीठ द्वारा दिसंबर 2018 में दिए गए फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में कुछ समय तक सुनवाई के बाद
वकीलों ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि सहमति के आधार पर अपील का निपटारा किया जाए। इसी मुताबिक आदेश दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक सिंह चंदेल हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया, तफसील से बताएं। दरअसल बिहार सरकार ने जो एसएलपी फाइल की थी उस पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब ये मामला सिंगल बेंच के पास गया था तो सिंगल बेंच ने इस मामले में आदेश दिया था कि जो उसकी बर्खास्तगी है और जो उसका जांच है उसके खिलाफ वो रोक लगा दी थी। तो जो बिहार सरकार है उसका ये कहना था, जो वो सिंगल बेंच की पीठ से जब वो डबल बेंच में गया बिहार सरकार, तो उसने ये कहा कि जो उसके खिलाफ जांच की बात कही है उससे हम असहमत हैं, इस वजह से इस मामले को डबल बेंच में दोबारा पेश किया गया। तो जब डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही थी उस दौरान जो वकीलों में सहमति बन गई कि हाँ इस मामले को निपटारा कर लिया जाएगा और इस पे फिर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इस पे निपटारा कर लिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए। तो कुल मिला के जब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन ऑलरेडी कर दिया था, जिस ग्रीवांस के लिए आप डबल बेंच के पास गए तो उसको बेंच ने सुनने के बाद और आपकी बात सुनने के बाद कह दिया कि इस मामले को खुद ही निपटा लीजिए आपसी सहमति से। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आते हैं, इस वजह से ये सरकार पे जुर्माना लगाया गया। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केरल हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ये साफ नहीं किया है कि सत्र कोर्ट से एक अलग दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने जारी किए गए निर्देशों के उद्देश्य, दायरे और महत्वाकांक्षा को पूरी तरह गलत समझा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक महिला डॉक्टर की हत्या के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी गई थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आरोपों की गंभीरता जमानत के आवेदनों पर विचार करते समय प्रासंगिक विचारों में से एक है। अभियोजन के मामले के अनुसार आरोपी महेश ने 28 सितंबर 2020 को एक 30 साल की महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के समय महिला डॉक्टर अपने मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक में मौजूद थी। उसके पिता की मौजूदगी के दौरान डेंटल क्लिनिक में महिला के पेट की दाहिनी ओर चाकू से वार किया गया था। हालांकि सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह देखते हुए इसकी अनुमति दे दी कि अनिश्चितकालीन समय तक जेल में रखना आवश्यक नहीं था। पीठ ने राज्यों द्वारा दायर अपील में कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत देने की शक्ति विवेकाधीन है। इस तरह के विवेक का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। जमानत के आवेदनों पर विचार करते समय आरोप की गंभीरता निसंदेह प्रासंगिक विचारों में से एक है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश में दिए गए उन विस्तृत कारणों पर न तो विचार किया और न ही चर्चा, जो अभियुक्त की जमानत की प्रार्थना को खारिज करते समय दिए गए थे। ये भी कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क की किसी भी त्रुटि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। न ही इस कारण की कोई चर्चा है कि हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण क्यों लिया। क्या सत्र न्यायालय के आदेश के 10-12 दिनों के भीतर कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां थी जिनके चलते एक अलग दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता थी। अभियोजन पक्ष की उस आशंका पर विचार न करके गलती की है जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जारी किए गए निर्देशों के उद्देश्य, दायरे और महत्वाकांक्षा को पूरी तरीके से गलत समझा। पीठ ने कहा कि इस न्यायालय के आदेश में कोई भी ऐसा निर्देश नहीं दिया गया या कोई भी ऐसा अवलोकन नहीं किया गया है जिसके तहत हत्या के आरोपित अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा करने की आवश्यकता हो, और वो भी तब जब जांच पूरी न हुई हो और आरोप पत्र दायर न किया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने दहेज हत्या और 3 महीने के भ्रूण के गर्भपात के मामले में 21 महीने के बेटे के साथ तिहाड़ जेल में कैदी आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत के मद्देनजर जमानत दे दी।
आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने सहानुभूति के आधार पर जेल में कैद आरोपी सुमन कुमारी को जमानत दी। कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि कानून की अदालत एक फोरम है जहां अक्सर कानून के शासन के लिए स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व दिया जाता है और अपराध के आयोग के अभियुक्त आरोपियों की जमानत के आए आवेदनों को विभिन्न कारणों से अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं अक्सर अपने शिशु बच्चे के साथ वार्ड में कैद रहती हैं। किसी भी कारण से इनका ना तो ट्रायल करने की जरूरत है और ना ही हिरासत में रखने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे अभी भी उनकी मां के साथ जेल में रहने की अवधि के तक ही जेल में बंद है। मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी सुमन कुमारी 9 दिसंबर 2020 के न्यायिक हिरासत में ही थी और ऐसे में आपको बता दें, दरअसल मृतक की शादी सुमन के भाई से हुई थी। एफआईआर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 489A, 304B और 34 के तहत दर्ज की गई है। कोर्ट ने बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 की धारा 37 के तहत केवल अंतिम उपाय और कम से कम समय के लिए बच्चों को हिरासत में लेना चाहिए। इसके अलावा अदालत ने आगे जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 3 को ध्यान में रखते हुए कहा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम द्वारा बच्चे की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति बहाल की जानी चाहिए, जैसी स्थिति अधिनियम के दायरे में आने से पहले थी। राज्य में बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन वितरण मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पूछा है कि वर्ष 2021 से 22 के लिए प्रस्तावित सैनिटरी नैपकिन पैड की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी कब तक मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर आप युवा महिलाओं और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो ये सुविधा प्रदान की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि 16 अप्रैल तक शुचि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर करे और साथ ही ये भी बताया जाए कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित सैनिटरी नैपकिन पैड की खरीद के लिए प्रशासनिक मंजूरी कब तक मिल जाएगी। इस योजना के तहत 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच की स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों और छात्रावासों में रहने वाली लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। राज्य में कुल 17,06,933 किशोरियां इस योजना की लाभार्थी हैं। हालांकि वर्ष 2019-20 और 20-21 के दौरान किशोर लड़कियों को वितरित की जाने वाली सैनिटरी नैपकिन की खरीद वित्तीय बाधा के कारण नहीं हो पाई थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति JM हाजी की खंडपीठ ने कहा, किशोर लड़कियों को अलग शौचालय प्रदान करना और सैनिटरी नैपकिन के माध्यम से उनको स्वच्छता प्रदान करना सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। यदि आप युवा महिलाओं और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना चाहते हैं तो ये सुविधाएं प्रदान करें। संविधान का आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का एक मौलिक अधिकार है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच की उन किशोर लड़कियों को भी कवर करता है जिन्होंने परिपक्वता प्राप्त कर ली है और जो शुचि योजना की लाभार्थी होंगी। स्कूलों में किशोर लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था और नियमित रूप से ऐसी किशोर लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन देने का प्रावधान न केवल बालिकाओं के सशक्तिकरण के उदाहरण है, बल्कि आर्टिकल 21A के कार्यान्वयन की दिशा में उठाया गया एक कदम भी है। अदालत ने राज्य सरकार की योजना की सराहना करते हुए कहा कि 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच की किशोरियों के लिए लागू की जाने वाली शुचि योजना 14 वर्ष की आयु से अधिक है, इसलिए इसकी सराहना की जानी चाहिए। राज्य सरकार का इरादा इसका लाभ बड़ी संख्या में लाभार्थियों को पहुंचाना है। हालांकि ये भी कहा गया कि यदि राज्य सरकार बालिकाओं को सशक्त बनाने का इरादा रखती है तो उनकी शिक्षा के अधिकार के साथ इसे भी संविधान के आर्टिकल 21 के भाग के रूप में पढ़ा जा सकता है। इस तरह के सशक्तिकरण में बुनियादी और आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे किशोर लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाना और शुचि योजना को उसके सही मूल अर्थ और भावना में लागू करना। ब्यूरो रिपोर्ट।
केरल हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि न्यायिक कर्मचारी अपने सोशल मीडिया खातों की घोषणा करें। सरकार, संस्थानों, मंत्रियों, अधिकारियों, विभागों के प्रमुख, न्यायाधीश, नेताओं की नीतियों की आलोचना न करें। साथ में ये भी कहा गया है कि कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उनकी भागीदारी और हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में अदालत के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता को लागू किया है। 22 मार्च 2021 को आयोजित प्रशासनिक समिति की बैठक के बाद इसने आचार संहिता के मसौदे को मंजूरी देने और इसे अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए उच्च न्यायालय में लागू करने का संकल्प लिया है। आचार संहिता के अनुसार उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के न्यायालयों और स्टाफ सदस्यों के कार्यालय के कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रिपोर्ट करने के लिए उच्च न्यायालय के पास एक निगरानी कक्ष होगा। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को उनके ईमेल पते और उनके द्वारा बनाए गए इंटरनेट सोशल मीडिया खातों की घोषणा करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्हें किसी भी फर्जी आईडी, पते या खातों का उपयोग करने से बचने के लिए कहा गया है। सदस्यों को आगे निर्देशित किया गया है कि वो काम के घंटों के दौरान निषिद्ध साइट्स का उपयोग न करें और आधिकारिक साइट्स पर व्यक्तिगत मामलों के संचार के आदान प्रदान में लिप्त न हों। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी सरकार और उसके संस्थानों, मंत्रियों, अधिकारियों, विभागों के प्रमुख न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने वाले अपमानजनक, गैर जिम्मेदार या अपमानजनक बयान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग न करें। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के स्टाफ सदस्य सोशल मीडिया पर किसी भी विचार को व्यक्त करने या उसका प्रचार करने में बहुत सावधानी बरतेंगे जो किसी भी सांस्कृतिक, जाति, सामाजिक या धार्मिक समूह को रोक सकता है। वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अपमानजनक या अपमानजनक टिप्पणी, किसी व्यक्ति से संबंधित टिप्पणी किसी व्यक्ति के समूह या तो आधिकारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के स्टाफ सदस्य उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया में किसी भी मामले पर किसी भी कार्यवाही, आधिकारिक कार्रवाई, रिकॉर्ड या डेटा को सोशल मीडिया में कार्यालय फाइल्स में प्रकाशित नहीं करेंगे या ब्लॉग प्रकाशित नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी कंप्यूटिंग, डेटा हैकिंग या किसी अन्य अवैध गतिविधियों के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि का उपयोग नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी सोशल मीडिया में कॉर्पिंग, तेज, गंदी, अपमानजनक, भेदभावपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा आचार संहिता सभी कर्मचारियों और सदस्यों को निर्देशित करती है कि सोशल मीडिया में उन्हें बदनाम करने के लिए अदालतों, जजों या न्यायिक प्रणाली के मुकदमों और निर्णयों की आलोचना न करें। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका। जी हां, आपको बताते हैं कि सीबीआई जांच की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में सिंह ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से कहा था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती तब तक जांच का आदेश नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने परमबीर के वकील को कहा कि आप ऐसा कोई मामला बताइए जिसमें बिना एफआईआर दर्ज किए मामले को सीबीआई जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया हो। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य देने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। वहीं परमबीर के वकील विक्रम ननकानी ने कोर्ट में बताया था कि ये काफी गंभीर मामला है और परमबीर की चिट्ठी में कड़वी सच्चाई बताई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस फोर्स में कहां खामियां हैं। ये फोर्स में राजनीतिक दखल अंदाजी का भी मामला है। पटना हाईकोर्ट ने आपको बता दें कि राजधानी के एक प्रतिष्ठित सरकारी गर्ल्स स्कूल में पुलिस बल को रखे जाने और छात्राओं के शौचालय का पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि महिला शौचालय का इस्तेमाल पुलिस कैसे कर सकती है। पुलिस के जवानों को क्या लड़कियों के स्कूल में रखा जाना चाहिए? यदि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी है तो उसे दिखाएं।
कोर्ट ने गर्ल्स कॉलेजों और स्कूल में महिला शौचालय की दुर्दशा पर भी चिंता प्रकट की है। कहा कि आखिर एक ही समय में लेडी टॉयलेट का इस्तेमाल पुलिस बल और छात्राएं कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, कोर्ट ने शहर के कई सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस और स्कूलों में लेडी टॉयलेट के खस्ताहाल पर भी चिंता प्रकट की है। कोर्ट ने गुस्से में यहां तक पूछ लिया कि विभाग के मंत्री कौन है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाराबंकी गर्ल्स स्कूल, यादपुर स्थित आदर्श कन्या मध्य विद्यालय, कदम कुआं लोकेश्वरी महिला हाई स्कूल, लालजी टोला कन्या मध्य विद्यालय और पटना सिटी के नारायणी कन्या मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया है। शौचालय की दुर्दशा के बारे में कोर्ट की 3 सदस्यीय महिला वकीलों की कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने जानकारी दी कि पीयू के सभी महिला शौचालयों की स्थिति अच्छी है, इनमें कोई भी कमी नहीं है। पीपीयू के 10 कॉलेज में 184 महिला शौचालय है और ऐसे में जबकि 31 सरकारी स्कूलों में 213 महिला शौचालय है। सभी की स्थिति अच्छी है। वह जब महिला वकीलों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में शौचालय की स्थिति बताई तो कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। हलफनामा में शौचालयों की स्थिति तो काफी अच्छी बताई गई है, जबकि महिला वकीलों की टीम ने कुछ और ही स्थिति यहाँ पर बयां की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.